So welcome back guys to this session of metal forming. This is the first session of metal forming. और सबसे पहले मैं डेफिनेटली एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने टेस्ट बहुत सीरियसली लिया है और बस आज या कल के अंदर आपको टेस्ट के सॉल्यूशंस भेज दिए जाएंगे एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स एटसेट्रा कल लेक्चर नहीं अपलोड हो पाया था और ये रीज़न है कि मतलब टेस्ट के सॉल्यूशंस भी मैं आपको नहीं भेज पाया था बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। सो आज हम मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज द थर्ड टॉपिक। कास्टिंग वेल्डिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन बिटवीन किसी दिन मैं प्रैक्टिस सेशन अपलोड करूंगा वेल्डिंग और कास्टिंग से रिलेटेड, जिसमें कुछ स्टूडेंट ने डाउट भेजे उन डाउट्स को कंसीडर करते हुए वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सो माय नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेटल फॉर्मिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। सो माय डियर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, तो ये टॉपिक मैं पहले ही बता चुका काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जनरली वेटेज 4 से 5 नंबर का रहता है। और हम ये भी देखेंगे इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हम कंसीडर करने वाले, क्या क्या हम पढ़ने वाले, क्या क्या इसका सिलेबस है और मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में क्या क्या चीजें आती हैं बेसिकली। अगर हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस की बात करें, बेसिकली वैसे तो इन प्रोसेसेस को दो मेजर पार्ट्स में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस नाम ही बता रहा है बल्क, जिसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशंस हो। मेटल फॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे हम मटेरियल्स के अंदर जो है, मतलब जैसा मैंने आपसे बोला स्ट्रेन आर्टिंग रीजन की या स्ट्रेस डायग्राम में बात कर ले, या फिर अगर हम बल्क मेटल फॉर्मिंग की बात करें, मतलब यहाँ पर जो डिफॉर्मेशंस होंगी मटेरियल्स के अंदर, नाम ही है मेटल फॉर्मिंग, तो यहाँ पर हम जो डिफॉर्मेशंस करने वाले मेटल्स के अंदर वो बल्क में करने वाले हैं, इसको बल्क मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। एंड माय डियर, तो सेकंड पार्ट इसका है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली शीट मेटल ऑपरेशन। और यहाँ पर जो शीट मेटल ऑपरेशंस है, इसमें हम जिन चीजों के ऊपर प्रोसेस करेंगे उनकी थिकनेस जनरली 5 mm से कम होगी, इसलिए इनको शीट मेटल ऑपरेशंस कहा जाता है। तो बल्क मेटल फॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उनमें से सबसे पहली चीज है रोलिंग। रोलिंग जैसे अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो जैसे आपने गन्ने का जूस निकलते देखा होगा, गन्ने का जूस में क्या होता है, गन्ना होता है और वो गन्ना 2 रोलर्स के बीच में से जा रहा होता है और वो रोलर्स बहुत हार्ड होते हैं और वो गन्ने को एकदम से पीस के रख देते हैं और जूस निकाल देते हैं उसका। तो माय डियर, अगर वैसे ही रोलर्स जो है उन्हीं वैसे ही रोलर्स के बीच में से अगर एक मेटल को पास किया जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो माय डियर, अब आप बोलेंगे क्या मेटल का भी जूस निकलेगा? ऑब्वियसली आप जानते हैं ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेटल्स, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड नहीं भरा होता जो जूस की तरह निकल जाएगा, तो मेटल की जब हम बात करेंगे मेटल फॉर्मिंग में, तो रोलिंग में जब मेटल 2 रोलर से पास करेगा माय डियर, तो रोलर का मटेरियल बहुत ही हार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टील को आप एज अ मेटल यूज कर रहे हो जिसकी अगर डिफॉर्मेशन करनी है आपको रोलर्स के बीच में से पास करके, तो उसको डिफॉर्म करने के लिए माय डियर जो मटेरियल यूज होते हैं वो बहुत ही हार्ड होने चाहिए, तभी वो स्टील को कर पाएगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है अगर आपने रोलर कमजोर मटेरियल रखे तो पता लगा मटेरियल तो डिफॉर्म हुआ नहीं, रोलर्स ही डिफॉर्म हो गए, रोलर्स का ही जूस निकल गया। तो माय डियर, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ऑब्वियसली जो मटेरियल होता है रोलर है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए, और ऐसा हम तब करते हैं जब हमें लेंथ को बढ़ाना हो, क्रॉस सेक्शंस को कम करना हो। एंड माय डियर, जैसे मैंने आपसे कहा रोलर्स के मटेरियल बहुत ही हार्ड होने चाहिए। तो जनरली जब हम बात करें तो हेड फील्ड स्टील को हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। और हेड फील्ड स्टील बेसिकली वो मटेरियल होता है जो रोड रोलर्स जिससे बनते हैं, और इसमें 12% मैग्नीज 12% से जब ज्यादा हो जाता है तो ऐसे मटेरियल्स को हम हेड फील्ड स्टील बोलते हैं। और माय डियर, रोलिंग प्रोसेस के बाद जो दूसरा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रूजन। और एक्सट्रूजन की अगर हम बात करें माय डियर, तो जैसे रोलिंग में मैंने आपको बताया एप्लीकेशन रोलिंग की बहुत सारी है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल रोलिंग की ही एक एप्लीकेशन है, और रोलिंग से गियर्स भी बन सकते हैं, रोलिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सेकंड एक्सट्रूजन माय डियर, एक्सट्रूजन के लिए जनरली कहा जाता है जब टूथपेस्ट सुबह सुबह फोर्स करके निकालते हो, मतलब टूथपेस्ट जो निकालना है, एक टूथपेस्ट को जब आप निकालते हो वो प्रेशर लगा करके टूथपेस्ट के ऊपर, तो उसमें जो टूथपेस्ट निकलती है वो जो निकलने का प्रोसेस है वो एक्सट्रूजन के जैसा होता है। इसका मतलब एक्सट्रूजन कैसा प्रोसेस है? इसका मतलब एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है जिसमें एक होल होगा एक क्रॉस सेक्शन का, और आप मेटल को जबरदस्ती फोर्स लगा करके उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे कि आपकी जो टूथपेस्ट जो आप निकालते हो वो होती है, और उस वो ट्यूब में से जब वो निकलती है बाहर तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बाहर निकलती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से माय डियर, एक्सट्रूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटल को सेमी सॉलिड स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट करके इन जनरल एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, या फिर मैं बोलूं एक यूनिफॉर्म जो होल होता है उससे हम फोर्स लगा करके बाहर निकालते हैं। तो माय डियर, उसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं कर्टेन रोड्स जो होती हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर रोड्स, दे आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रूजन। इवन वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड भी एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं। एंड माय डियर, आफ्टर एक्सट्रूजन
जो नेक्स्ट प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वायर ड्राइंग। जैसा कि नाम ही बता रहा है, रोड को वायर बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको वायर ड्राइंग बोलते हैं। वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोनों में फॉर्मूलाज भी लगभग सेम है, क्योंकि एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग में फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक्सट्रूजन में हम मटेरियल को जनरली धक्का दे रहे होते हैं, वायर ड्राइंग में मटेरियल को खींच रहे होते हैं। एक्सट्रूजन में कंप्रेस कर रहे होते हैं, वायर ड्राइंग में टेंशन खींच रहे होते हैं। एंड माय डियर, जनरली आपको जैसा नाम बता रहा है वायर ड्राइंग वायर बनाने के लिए यूज होगी, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को कम और लेंथ को बढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पर हम टेंशन मेजरली यूज करते हैं, रोलिंग में मेजरली कंप्रेशन और शियर का यूज करते हैं। अभी मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में तो अभी हम इन सारे टॉपिक्स को देखने ही वाले हैं। वायर ड्राइंग के बाद माय डियर इसके जो चौथा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोर्जिंग। अब जब हम फोर्जिंग की बात करते हैं माय डियर, तो फोर्जिंग को अगर आप कुछ मुझसे बोले कि सर बहुत सरल भाषा में डिफाइन करो, तो आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी शोले, उसमें एक डायलॉग होता है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, वो फोर्जिंग की बात हो रही है। तो लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा मतलब मेटल को हीट करो और उसके ऊपर हैमरिंग कर दो, जिस तरह की शेप्स और साइज को आप लाना चाहते हो वो शेप्स और साइज में कन्वर्ट कर दो एक्सटर्नल फोर्सेस की सहायता से। इस प्रोसेस को माय डियर फोर्जिंग बोला जाता है। और ये चारों प्रोसेसेस बल्क मेटल फॉर्मिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि माय डियर इसके अंदर बल्क में मेटल का डिफॉर्मेशन होता है। अब अगर मैं वेटेज की बात करूं माय डियर, तो मोर देन 80% चांस ये है कि आपका जो 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा वो रोलिंग से ही आएगा। मोर देन 80% बोल रहा हूँ, और रेस्ट 20% की अगर हम बात करें तो यहाँ से आ सकता है। और यहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरी के चांसेस नाम मात्र होते हैं। सो माय डियर, जनरली चांसेस ये है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रोलिंग से आएगा। मोर देन 80% केसेस में रोलिंग से ही आता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और हम सारे प्रोसेसेस को इक्वली गुड तरीके से बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्ड वर्जन में देखने वाले हैं। और नेक्स्ट इज शीट मेटल ऑपरेशन। जब ये ऑपरेशंस किसी ऐसे मेटल्स के ऊपर ऐसे मटेरियल्स पे होते हैं जिनकी थिकनेस 5 mm से कम हो, तो इनको शीट मेटल ऑपरेशंस कहा जाता है। शीट मेटल ऑपरेशन में माय डियर हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले रहने वाला है ब्लैंकिंग एंड पंचिंग। जब हम ब्लैंकिंग और पंचिंग की बात करते हैं माय डियर, तो ये दोनों सेम सेटअप पे होते हैं, मतलब सेटअप इन दोनों का सेम होता है, प्रोसेस भी सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट का फर्क होता है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक शीट है और उसके अंदर आपने होल प्रोड्यूस कर दिया। अब जब इस शीट के अंदर इस होल को प्रोड्यूस किया तो जो होल है ये डिस्क की फॉर्मेट में बाहर निकलेगा। अब ये आपका प्रोडक्ट है तो इसको ब्लैंकिंग बोलते हैं, ये आपका प्रोडक्ट है तो इसको पंचिंग बोलते हैं। तो ऑपरेशन तो वही हुआ, डाई भी वही हुई, पंच भी वही, एवरीथिंग इज सेम, बट माय डियर द डिफरेंस इज ऑफ द प्रोडक्ट कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, इसके हिसाब से उसको ब्लैंकिंग या पंचिंग बोलते हैं। माय डियर, सेकंड शीट मेटल ऑपरेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे माय डियर, दैट इज गोइंग टू बी डीप ड्राइंग। अब डीप ड्राइंग इसलिए यूज होता है माय डियर, डीप ड्राइंग यूज होता है बर्तन बनाने के लिए, ग्लास, कटोरी, पतीले, कढ़ाई, ये सारे जो बर्तन बनते हैं ना, तो माय डियर ये हम पढ़ते हैं बेसिकली शीट मेटल ऑपरेशंस के अंदर। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पर बर्तन बनाना भी सीखेंगे ऑब्वियसली। एंड माय डियर, नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच वी आर गोइंग टू डील विद इज बेंडिंग प्रोसेस। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी शीट को बेंड करना हो किसी स्पेसिफिक शीट, किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर, तो उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। माय डियर, इसके बाद के जो प्रोसेस हम देखेंगे दे आर मिसलेनियस। और मैं आपको बता दूं, इस मिसलेनियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिसलेनियस सिर्फ शीट मेटल में नहीं आते, मिसलेनियस बल्क मेटल फॉर्मिंग में भी आते हैं। तो इन सब के मिसलेनियस हम एक साथ बेसिकली पढ़ने वाले हैं। मिसलेनियस में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसेस लाइक नोचिंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग, कोइनिंग, एम्बोसिंग। आपको याद होगा एम्बोसिंग और कोइनिंग वर्ड पहले भी आ चुका है जब हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस वेल्डिंग कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो शीट के प्रोजेक्शन होते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, मैंने बताया था दे आर मेड अप ऑफ एम्बोसिंग प्रोसेस। तो देखेंगे एक बार डिटेल में। अब माय डियर, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से चांसेस है 70% और 30% चांसेस रहते हैं जनरली इससे कि 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल इससे आएगा। रेस्ट रही बात बेंडिंग और मिसलेनियस की, बेंडिंग से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल आया है और कोई न्यूमेरिकल अभी तक बेंडिंग से पूछा नहीं गया है। तो माय डियर, जैसा मैंने कहा इस टॉपिक का वेटेज है 4 से 5 नंबर, जिसमें 4 नंबर सीधे सीधे 2 नंबर बल्क मेटल फॉर्मिंग को चले जाते हैं, 2 नंबर शीट मेटल ऑपरेशंस को। तो यहाँ पर जब बल्क मेटल फॉर्मिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिफॉर्मेशंस मेजर लेवल पे होती है। और इसके अलावा यहाँ पर हम जब बात करें शीट मेटल ऑपरेशन में, तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए जिनकी थिकनेस 5 mm से कम हो। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ज्यादा थिकनेस वाले कंपोनेंट्स या मटेरियल्स की बात होगी, नाम ये बल्क की है शीट मेटल ऑपरेशन। तो बल्क मेटल फॉर्मिंग, बल्क में जब डिफॉर्मेशंस होंगे। एंड माय डियर, जब हम मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो मेरा कहने का मतलब ऑब्वियसली यही होता है कि जब मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाता था तो मैं आपको ये बात बता रहा था
कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेस्ट नेम थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ वैलिड होता है आपको प्रोपोर्शनल या इलास्टिक लिमिट। हुक ने पहले इलास्टिक बोला था, बाद में लेटर में उसको करेक्ट कर दिया था कि प्रोपोर्शनल लिमिट है। सो माय डियर, यहां तक का पोर्शन ही स्ट्रॉन्ग था। फिर मैंने बताया था जहां प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू, जैसे ये वाला जो मेजर रीजन था अप टू अल्टीमेट पॉइंट, तो मैं बोलता था वैसे तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो प्लास्टिक रीजन है। इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। मैंने आपको बोला ये वाले पोर्शन को बोलते हैं यील्डिंग रीजन, ये वाले रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और इसको बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। और इस स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को हमने बोला था कि जो ये वाला रीजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो है मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इस रेजिस्टेंस के बढ़ने के रीजन भी मैंने आपको बताया था कि मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब चेंज होते हैं। और रीजंस भी बताए थे कि जिस तरीके से एक एटम्स का ग्रुप होता है, एटम्स का ग्रुप अगर अपनी पोजीशन को छोड़ दे तो उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। एक मूव करती हुई डिसलोकेशन को हम आइडिया स्लिप बोलते हैं। सो माय डियर, जैसा मैंने आपको बताया था, और मटेरियल साइंस में इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो वहां पर जो स्लिप होती है, जो मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन है, एक दूसरे के रास्ते में आने लगती है, जिसके कारण मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो माय डियर, इसी रीजन की अगर हम जनरली बात करते हैं तो मेटल फॉर्मिंग में हम बेसिकली इसी रीजन पे काम करने वाले हैं। इस रीजन में ही हम बेसिकली काम करेंगे जब हम मेटल फॉर्मिंग की बात करते हैं। तो मटेरियल्स में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होंगी, अल्टीमेट से कम। माय डियर, फेल तो करना है, फ्रैक्चर नहीं करना है। फेल मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फ्रैक्चर मतलब क्रैक आ जाना। तो मटेरियल को फेल करना है ये देखते हुए कि फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए। सो माय डियर, इसलिए जो बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस है उसमें मटेरियल में आने वाली जो स्ट्रेस है वो ज्यादा होगी यील्ड से, पर कम होगी अल्टीमेट से। सो माय डियर, इनको बोलते हैं बेसिकली बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। सो दे आर वंडरफुल प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट वन। तो रोलिंग, एक्सट्रूजन, वायर रोलिंग और फोर्जिंग, ये चारों एक एक करके हम देखने वाले हैं। एंड माय डियर, अब अगर हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड स्ट्रेस की, यील्ड से ज्यादा अल्टीमेट से कम, ये हमारा जो रीजन है इसी को हम बेसिकली पढ़ते हैं अगर हम बात कर रहे हैं मेटल फॉर्मिंग के अंदर। और डिटेल में इस पे मैं आऊंगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसके अलावा इस टॉपिक में हम क्या क्या करने वाले हैं, इसके अलावा 2 चीजें और मेटल फॉर्मिंग में हमें पढ़नी है। एक को बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। इवन शुरू में इसी से करूंगा। हॉट एंड कोल्ड वर्किंग क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के साथ ही मैं आपको बताते हुए चलूंगा। एंड हॉट एंड कोल्ड वर्किंग के अलावा एक और टॉपिक इसके अंदर हमें पढ़ना है जिसका नाम है पाउडर मेटलर्जी। इट इज पाउडर मेटलर्जी। कुछ लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चंस कास्टिंग में दिए हुए हैं, बट माय डियर, इट इज नॉट एट ऑल ए पार्ट ऑफ कास्टिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो हम जो सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे। व्हाट सम कोचिंग इज फॉलोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू ओवर दैट। सो माय डियर, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। तो कभी-कभी चांस होते हैं कि इन दोनों में से एक नंबर की थ्योरी आ जाए। तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज होता है 4 से 5 नंबर। तो माय डियर, वेल्डिंग कास्टिंग मिला के जितना आता है उतना मेटल फॉर्मिंग अकेला आता है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर अगर ऐसा है चैप्टर भी तो बड़ा है, टाइम भी तो उतना ही लगेगा। नहीं माय डियर, ऐसा नहीं है। वेल्डिंग प्लस कास्टिंग जितना समय इसमें नहीं लगने वाला है। हाँ, यस, दोनों के इन बिटवीन जरूर लगेगा। तो मेटल फॉर्मिंग आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके जाता है। और यहाँ बेसिकली अच्छी बात ये है कि न्यूमेरिकल यहाँ बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होती, जैसे वेल्डिंग कास्टिंग में आपने देखिए बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। लेंदी आ सकते हैं, बट अभी तक का रिकॉर्ड ये जो बोलता है कि बहुत रेयर आते हैं। जिससे अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें इन प्रोसेसेस की, तो रियल से तो बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल एनालिसिस, जो आइडियल एनालिसिस होती है उससे आते हैं। अब ये आइडियल एनालिसिस क्या है, रियल क्या है, सब बताऊंगा। सो माय डियर, अब इसके अंदर अगर कोई बुक कोई फॉलो करना चाहता है, पहले तो मैं बोलूंगा कि कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स ढंग से बना रहे हैं या जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है। तो डॉक्टर पी.एन. राव फॉर इंडियन ऑथर, यू कैन गो फॉर। एंड माय डियर, एट द सेम टाइम अगर आप फॉरेन ऑथर फॉलो करना चाहते हैं, गो फॉर डॉक्टर कल्पक जियान। एंड इस टॉपिक के लिए तो आप डाइटर के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि डाइटर मेटल फॉर्मिंग के लिए स्पेशली बुक है अवेलेबल। तो आप जा सकते हैं इनके लिए, इनकी भी बहुत अच्छी बुक आती है मेटल फॉर्मिंग के ऊपर। तो आप you can refer that if you want, otherwise there is no requirement. And my dear, मैं शुरू करूंगा यहाँ से hot and cold working से। इसके बाद I will go for bulk metal forming operations, then I will go for sheet metal operations, and my dear, then in the last I will go for powder metallurgy. So 5 नंबर का वेटेज हम इस चैप्टर का मान के चल रहे हैं। और इस चैप्टर के होने के बाद you can say मेजरली मतलब अगर हम बात करें तो 40% प्रोडक्शन जो है हमारा खत्म हो जाता है, बल्कि 40 से ज्यादा ही, थोड़ा सा 40-45% तक आप मान सकते हो कि प्रोडक्शन ओवर हो जाता है। इसके बाद मेटल कटिंग एक मेजर पोर्शन बचता है और जिससे ज्यादा आता है। हाँ, पढ़ने में अगर ज्यादा समय की बात करूँ तो मटेरियल साइंस भी है।
अदरवाइज वेटेज वाइज इसके बाद सिर्फ एक मेटल कटिंग है जिसका वेटेज इसके बराबर या इससे ज्यादा है, अदरवाइज बाकी सारे टॉपिक्स का वेटेज बहुत कम कम लगता है। तो माय डियर, दिस इज अ वेरी वंडरफुल चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, and we will be discussing from now on in code working, then we'll move on to this and then this, and this is the way we are going to complete this topic. And my dear, आप में से बहुत लोग पूछते हैं कैसे प्रिपरेशन कैसे करें, तो जैसा मैंने आपसे बोला आप क्लास नोट्स फॉलो करें सबसे पहले, क्लास नोट्स के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर्स गेट के क्वेश्चंस करें, प्रीवियस ईयर्स गेट के क्वेश्चंस करने के बाद पहले मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर्स होंगे, फिर पीएनआई के, और पीएनआई में थ्योरी पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए सीरियस नहीं हो तो। अगर ईएससी के लिए सीरियस हो तो फिर आपको वो थ्योरी क्वेश्चंस भी होने चाहिए, अदरवाइज गो फॉर न्यूमेरिकल। पीएनआई में सिर्फ न्यूमेरिकल भी करोगे तो चलेगा, एमई में सब होना चाहिए। और कुछ चीजें थ्योरी की जैसे होती है वो इग्नोर करने की होती है, क्योंकि हर एक चीज अगर आप थ्योरी में याद करने बैठोगे तो प्रोडक्शन कभी पूरा नहीं हो सकता। बट यस, वी कैन गारंटी फॉर मोर देन 99%, और वो 1% है वो कोई नहीं करके आने वाला, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे फ्लक्स के जो मटेरियल है लिमिट के बाद कितना याद कर लोगे आप, so there are some limitation over that, so you need to restrict somewhere, this subject is vast, even welding पे इतनी ज़्यादा बुक्स आ जाती है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक आती है, इतनी पूरी मतलब और सब्जेक्ट्स की नहीं मिलती आपको, तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। सो माय डियर, अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर उसके बाद पढ़ने की, जैसे आपने गेट की क्वेश्चंस कर ली, फिर क्या करें सर, देन माय डियर यू कैन गो फॉर सम प्रैक्टिस सेशंस, और जो प्रैक्टिस के जो शीट्स आपको मिलेंगी that I am going to provide you, no need to go for anything else, and my dear, after that you shall go for test series, and my dear, my suggestion to you is start your test series from now only, and test series जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही फायदा है, और कोशिश करें कि एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लें ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। टारगेट आपका ये होना चाहिए अभी से कि हफ्ते में एक टेस्ट कम से कम आप अभी दे रहे हो, और इसके बाद आप इसको बढ़ा करके वीक में 2 कर दें। आफ्टर अक्टूबर यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू go for FLTs, full length test, and don't worry, we are also going to provide you the test series, you can follow that also, that will be better than all if you will go through, but definitely मैं ये नहीं कहूँगा, साथ में डेफिनेटली बोलूँगा कि प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हैं अपने एंड पे करें, और इसके अलावा अगर कोई प्रैक्टिस मटेरियल आपको चाहिए भी है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, और मैं आपके चैनल वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ, मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स के किए भी है, अभी और भी आगे करता रहूँगा नोट्स वगैरह, आप उनको फॉलो करें और अच्छे से मेहनत करें। और soon I will be giving you some links from that, you can download the previous years and everything, ताकि उससे आपको मैं रोज रोज शेयर ना करूँ तो वो भी आपको बच जाएगा, तो आप इजीली देख सकते हैं। तो I will be sharing that. So hope you are getting this. अब हम हॉट एंड कोल्ड वर्किंग के बारे में देखते हैं, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो क्लास नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा उसमें रोलिंग से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हॉट एंड कोल्ड वर्किंग क्या होती है, और हॉट एंड कोल्ड वर्किंग को डिस्कस करने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रोलिंग एक्सट्रूजन, और हम एक एक दो दिन में एक एक टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे, और कोशिश करेंगे इस मंथ के मिड तक या 20th एट द मैक्स तक ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो सॉरी फॉर दिस गैप ऑफ 1 to 2 डेज जो एक्स्ट्रा हुआ है, 2 दिन तो मैंने आपको बोला ही था गैप रहेगा, बट नाउ वी विल गो फॉर कंटिन्यूअस स्टडी, और कोई डाउट हो तो आप फिर से जैसा मैंने बोला पूछते रहिए, और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट काफ़ी लोगों ने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली इस बार थोड़ा लेट हो गया सोल्यूशन देने में, नेक्स्ट टाइम जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आपको सोल्यूशन मिलेगा, एंड आई विल बी गिविंग यू द लिमिटेड टाइम ऑफ 1 to 2 hours ओनली, ओके। आफ्टर दैट दिस टेस्ट विल बी विद यू, गो फॉर प्रैक्टिस, देन देयर विल नॉट बी एनी मार्किंग एंड ऑल, ओके। चलिए माय डियर, तो अब हम देखते हैं आगे। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटल फॉर्मिंग। तो जब हम मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, जैसे जनरली हम बल्क मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस के लिए पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारा जो वर्किंग टेम्परेचर अगर वो लेस देन 0.3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, और बल्कि अगर मैं और अच्छे से डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा अगर हमारा वर्किंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होता है तो उसको कोल्ड वर्किंग कहा जाता है, और अगर हमारा वर्किंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो उसको हम हॉट वर्किंग बोलते हैं। अब ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होता है जब नए क्रिस्टल्स बनने शुरू होते हैं। अब ये नए क्रिस्टल कब बनने शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्रिस्टल होते क्या है, ये सारी चीजें हम मटेरियल साइंस में बहुत डिटेल में देखेंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या चीजें, डेंड्राइट्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, बहुत डिटेल में आपको बताया था, उनको लिंक भी किया था मैंने बहुत अच्छे से, और ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी करूंगा जब हम पढ़ेंगे, कुछ लोग आप में से पढ़ चुके हैं तो उनके लिए मैंने बताया।
तो जो नहीं पढ़े डोंट वरी, हम लिंक करेंगे। अभी के लिए बस ऐसा समझो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच नए क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं। तो अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो तो हॉट वर्किंग, कम कर रहे हो तो कोल्ड वर्किंग। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और रेंज में स्पेसिफाई कर दूं तो अगर वर्किंग टेम्परेचर आपका कम हो 0.3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से तो इसको कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। अगर आपका वर्किंग टेम्परेचर ज्यादा हो 0.5 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से तो उसको हॉट वर्किंग बोलते हैं। और अगर आपका वर्किंग टेम्परेचर 0.3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से 0.5 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के बीच में हो तो उसको हम वार्म वर्किंग बोलते हैं। वार्म वर्किंग जो होती है वो हॉट और कोल्ड के बीच की होती है और दोनों के एडवांटेजेस इसके अंदर आते हैं। अब हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में किस तरह के क्या एडवांटेज आते हैं वो भी सुन लें। तो माय डियर, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वेल्डिंग के समय भी कि जो मटेरियल्स या मेटल्स होती हैं वो जब हीटेड स्टेट में आती है माय डियर, व्हेन द मेटल कम्स इनटू हीटेड स्टेट, जब मेटल्स हीटेड स्टेट में आती हैं तो माय डियर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती हैं। और जब माय डियर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड्स बना देती है। अब जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना देती है तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली ब्रिटल इन नेचर, सिरामिक्स होते हैं और A2O3 टाइप। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली सरफेस के ऊपर जब लेयर बना लेंगे तो आप समझ सकते हो कि सरफेस फिनिश को क्या इफेक्ट होगा, सरफेस रफ हो जाएगा। सो माय डियर, सबसे पहला इफेक्ट हॉट वर्किंग में जब मेटल हीटेड स्टेट में होती है तो वो ज्यादा एक्टिव होती है, तो वो ऑक्सीजन को देख के खुद को रोक नहीं पाती, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। इसका मतलब जब हम बात हॉट वर्किंग की करेंगे ना तो हॉट वर्किंग के अंदर चांसेस होंगे कि मेटल जो है हीटेड फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और ऑक्साइड्स बना ले। अब इससे होगा क्या, उसका सरफेस खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब सरफेस फिनिश जो है, इसका मतलब सरफेस फिनिश जो है वो हॉट वर्किंग में खराब मिलेगी। तो इट इज गोइंग टू बी बैड इन हॉट वर्किंग एंड गुड इन कोल्ड वर्किंग। अब भाई हॉट और कोल्ड वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब हम किसी चीज को हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट होगी। स्टील को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर की बात होती है, बात करेंगे इस बारे में। अभी के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को जब हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो अब अगर आप हॉट वर्किंग में किसी को हीट कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे बोला, और अगर आप हीट कर रहे हो, हायर टेम्परेचर पे काम कर रहे हो तो वो चीज सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर कोई मेटल सॉफ्ट हो गया तो उसको डिफॉर्म करना आसान हो जाएगा, मतलब हमें कम फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, मतलब लेस पावर लगेगी। तो माय डियर, लेस फोर्स एंड पावर किसमें, ऑब्वियसली हॉट में, और ज्यादा किसमें, कोल्ड में। तो लेस इन हॉट, मोर इन कोल्ड। माय डियर, थर्ड पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप हॉट वर्किंग में हायर टेम्परेचर्स पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका पूरा सेटअप उस हायर टेम्परेचर पे काम करने लायक होना चाहिए। तो माय डियर, आपका सेटअप कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, योर सेटअप कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो सेटअप कॉस्ट माय डियर ज्यादा आ जाएगा। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हॉट और कोल्ड वर्किंग के बारे में, fourth point, if you are going to discuss regarding hot and cold working, the next point, point number 4, if you are talking about, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि आप हॉट वर्किंग में हायर टेम्परेचर्स पे काम करते हो। जब मैं कह रहा हॉट वर्किंग में हायर टेम्परेचर्स पर काम करोगे, इफ यू आर वर्किंग एट हायर टेम्परेचर्स, तो ऑब्वियस है ना ये बात, तो कि हायर टेम्परेचर्स पे काम करोगे तो जब आप काम करके वर्किंग करके, जैसे मान लो आपने किसी का साइज डिसाइड किया 50 mm से 25 mm पे आना है, आप 50 mm से 25 mm पे आ गए और 25 mm पे जब आप आए तो आपने अपना वर्किंग करना बंद कर दिया, आप हायर टेम्परेचर पर काम कर रहे थे। और हुआ ये, जब आपने वर्किंग कंप्लीट करी तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद कभी ना कभी तो मेटल रूम टेम्परेचर पे आएगा। अब जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा माय डियर, तो आपको पता है जब भी किसी चीज को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, कूल करते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है। तो जब हीट करने में एक्सपेंड हो रही है, कूल करने में श्रिंक हो रही है, तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ऑब्वियसली डायमेंशनली तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो श्रिंक होगी और या फिर एक्सपेंड होगी, दोनों ही केस में हमारे डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। सो माय डियर, जो हॉट वर्किंग होती है उसमें डायमेंशनल अनस्टेबिलिटी, डायमेंशनली स्टेबल नहीं होते, डायमेंशनल अनस्टेबिलिटी का भी एक इश्यू रहता है। तो डायमेंशनल अनस्टेबिलिटी भी एक मेजर इश्यू रहता है हॉट वर्किंग के अंदर, जबकि कोल्ड वर्किंग में ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। सो माय डियर, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सेटअप कॉस्ट भले ही ज्यादा होता है हॉट वर्किंग में, और ऑपरेशनल कॉस्ट ऑब्वियसली बात है क्योंकि लेस फोर्स एंड पावर है वो कोल्ड वर्किंग में ज्यादा होगा।
तो ये जो सारे मैंने आपको बताए, बेसिकली सरफेस फिनिश कहाँ अच्छी मिलेगी, पोस्ट पावर रिक्वायरमेंट कहाँ ज्यादा होगा, सेटअप कॉस्ट कहाँ ज्यादा होगा, ऑपरेशन कॉस्ट कहाँ ज्यादा होगा, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, ये सब हॉट एंड कोल्ड वर्किंग के बारे में कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जब हम वार्म वर्किंग की बात करते हैं माय डियर, तो हॉट और कोल्ड दोनों के ही एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। अब माय डियर अगर हम बात कर रहे हैं दोनों के एडवांटेजेस हमें मिलते हैं हॉट और कोल्ड वर्किंग के, जब हम बात कर रहे हैं वार्म वर्किंग की, तो वार्म वर्किंग में दोनों के एडवांटेजेस मिलते हैं और ऑब्वियसली साथ में डिसएडवांटेजेस भी। तो वार्म वर्किंग भी की जाती है कुछ मटेरियल्स के लिए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जनरली जैसे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर्स की बात करें, तो जैसे एसएन है, उसके लिए जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो मात्र 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यही जो टंगस्टन है उसका मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की कुछ 0.3 या 0.4 से 0.65 की रेंज में होता है। इन जनरल जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो 0.3 से लेकर के या 0.4 से लेकर के 0.6 टाइम्स तक मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के होता है। तो अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की माय डियर रेंजेस है 0.4 टू 0.6, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हिसाब से अगर हम बात करें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कुछ अगर है तो टिन जैसे मटेरियल के लिए इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पे भी हॉट वर्किंग ही फील करेगा, और टंगस्टन के लिए इतना ज्यादा है। तो माय डियर दैट डिपेंड्स। तो इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि टंगस्टन और टिन जैसे मटेरियल के साथ ऐसा भी होता है कि वो 30 डिग्री सेल्सियस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे भी कभी कभी वो हॉट वर्किंग फील कर रहा होगा। तो यस डेफिनेटली माय डियर ऐसा होता है। सो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था हॉट एंड कोल्ड वर्किंग के लिए। अभी तो मैंने बहुत इंट्रोडक्टरी चीजें आपको बताई हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है मेटल फॉर्मिंग में, मटेरियल साइंस अभी तो प्रोडक्शन आधी भी नहीं हुई है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव द एडवांटेज ऑफ दिस। और उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। इन केस ऑफ डाउट आप पूछते रहें, एंड होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। सो माय डियर चलिए देखते हैं फिर आगे।